गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान। कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग कोशिका संरचना एवं कार्य चैप्टर के अंतर्गत आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 11 बायोलॉजी टॉपिक या चैप्टर कोशिका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका संरचना एवं कार्य के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा और कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा और पादप कोशिका एवं जंत कोशिका की संरचना में क्या विभेद है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना को समझते हैं। इसके पहले हमने आपको यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है उसको हमने बताया था। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। जब हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कहते हैं तो इसका हमने आपको उदाहरण भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण क्या क्या हैं या कौन से ऐसे जीव में हैं जिनमें ये कोशिका पाई जाती है। तो आप रिकॉल करिए, हमने बताया था एग्जाम्पल इसका जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। या साइनोबैक्टीरिया, या साइनोबैक्टीरियल सेल या माइकोप्लाज्मा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं या जिन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, जिनके लिए हमने ये भी बताया था कि इन सब के लिए एक विशेष तरह का किंगडम वैज्ञानिकों ने बनाया जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। ये इस किंगडम के ये सब सदस्य हैं। ये सारे के सारे जो है किंगडम मोनेरा के सदस्य। तो जब भी हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को, तो चलिए हम लोग एक बैक्टीरियल सेल को, एक आदर्श एक टिपिकल बैक्टीरियल कोशिका की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं और उसी के माध्यम से प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जब हम एक बैक्टीरियल सेल की संरचना के बारे में करते हैं तो एक आइडियल बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया को भी बाद में 2 भागों में बांटा गया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। देयर आर सम अदर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया फॉर अदर, बहुत सारे और वर्गीकरण हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का पूरा एक बैक्टीरियोलॉजी एक अलग बुक ही है, समझिए एक अलग पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है ना। जब आप एडवांस क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ेंगे
बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए जो बेस्ट क्लासिफिकेशन दिया है उसको कहते हैं बर्गेस मैनुअल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बर्गेस, तो बर्गेस का जो है वो क्लासिफिकेशन आदर्श क्लासिफिकेशन माना जाता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल आपको एक टिपिकल बैक्टीरिया का जो है संरचना बतलाएंगे। तो हमारे साथ आप भी ड्रा करिए कैसा होता है। तो ये उसका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसी के साथ बाहर की तरफ इसका सेल वॉल बैक्टीरिया का, कोशिका भित्ति, ठीक उसी तरह से जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लगभग सभी बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन उसकी संरचना कुछ भिन्न होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल जो पाया जाता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन बैक्टीरिया सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है, वो सेलुलोज नहीं बल्कि दूसरे यौगिकों का बना होता है। उसमें ग्लूकोसामाइन एक प्रकार का यौगिक है, उसका बना होता है, ग्लूकोसामाइन का बना होता है, ईथर उसमें पाए जाते हैं। तमाम और सारे उसके विशेषताएं हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी यहाँ ले जाएंगे। फिर उसका अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है बैक्टीरिया का, वो ऐसे ही ये उसका न्यूक्लियर मटेरियल, उसके साथ और क्या पाया जाता है, छोटे छोटे और सारे जो है कण पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया में, वो भी जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये तो ये जो है उसका सेल वॉल, ये इसका प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। और ये जो प्रमुख चीज है, ये जो हम दिखाए हैं आपको, ये वास्तव में ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे, अगर हम और इसको स्पष्ट करना चाहें तो आप इसके पहले मैंने आपको बताया है कि ये वास्तव में अगर हम इसको डबल हेलिकल बनाना चाहें इस तरह से, तो ये इस तरह से, ये हमने आपको जब पढ़ाया था तभी बताया था, जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बताए थे तभी बताए थे कि जो बैक्टीरिया है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। और साथ में इसमें कुछ और छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल genetic material not found in all kind of bacteria, but it is found only in certain type of bacteria। कुछ विशेष बैक्टीरिया में कुछ अलग तरह से जो है वो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल देन द न्यूक्लियाइड, इनसे बहुत छोटे होते हैं और उनको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, उनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं या प्लाज्मिड के नाम। दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया। तो ये जो है वास्तव में ये भी डीएनए है, लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, ये भी कुछ काम करते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। दे आल्सो हैव सर्टेन जीन्स, उन पे कुछ जीन पढ़ पाए जाते हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, खास करके
बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, इसमें पिलाई डेवलप करने के लिए, इसमें फर्टिलिटी डेवलप करने के लिए, तो वो अलग अलग फैक्टर के नाम से जानते हैं। एफ फैक्टर प्लाज्मिड, आर फैक्टर प्लाज्मिड्स, पी फैक्टर प्लाज्मिड्स या आर रिप्रोडक्टिव फैक्टर प्लाज्मिड। तो ये रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं, ये पिलाई बनाते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा जो है ऐसे कई और फैक्टर को ये निर्धारित करते हैं। तो इनको हम प्लाज्मिड्स करते हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। जब हम प्लाज्मिड की बात अलग से करेंगे तो बताएंगे आपको कि द प्लाज्मिड आर आल्सो, या कहते हैं मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज द वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में एक फॉरेन जीन को ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में होता है, कैरियर के रूप में होता है, जो एक जीव के जीन को दूसरे जीव के पास पहुंचाता है। तो इसका बहुत यूज है, आगे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसमें और क्या पाया जाता है, तो ये सारे आरएनएस, ये राइबोसोम्स, इसमें इसके अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम जो राइबोसोम है इसका, वो 70S टाइप का है, 70S टाइप का राइबोसोम। हमने आपको बताया है कि देयर आर 2 कैटेगराइजेशन ऑफ राइबोसोम्स। One is found in eukaryotic cell, other is found in prokaryotic cell. Those who are found in prokaryotic cells are known as 70S type. S means Svedberg constant. ठीक, तो ये सब 70S टाइप के होते हैं, और जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं वो 80S टाइप होते हैं। इनफैक्ट जो प्रत्येक राइबोसोम से वो 2 यूनिट से बने होते हैं, एक लार्जर यूनिट और दूसरा स्मॉलर यूनिट। ऐसे एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट। ठीक, तो ये जो बड़े और छोटे हैं 70S, और ये माना गया है। इसमें एक्चुअली जो 70S है वो उसका जो एक्चुअल साइज है वो एक 50S है। ये बड़ा वाला जो है वो 50S है, और ये जो छोटा वाला है वो 30S है। लेकिन दोनों को मिला करके हम 70S कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10S लेस क्यों है, ऐसा कम क्या है। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। ये लेस क्यों है, वो उनके एसोसिएशन से, वो टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि ये 30 + 50 = 80S होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 70 होता है। ऐसा क्या, जब जुड़ते हैं दोनों, ये दोनों यूनिट, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट, तो उतना जो है वो गैप है, या कह सकते हैं उतनी कमी है, और वो 70S से नाम से जाना जाता है। चलिए उसको हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे क्या है और क्या पाया जाता है बैक्टीरियल सेल्स में। जो बहुत सारे और सारे जो है केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वॉल्यूटिन्स, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे जो है अदर एलिमेंट्स के जो है वो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम वॉल्यूटिन्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये जो है कुछ सल्फर के या किसी अदर कंपाउंड्स के ये पाए जाते हैं, जिनको हम वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्स कहते हैं, ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। तो ये पाए जाते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना गाल्जी अपरेटस है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड अर्थात झिल्लियों से घिरा हुआ कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। तो इसको हमने मैं उसमें रह गया था, जो इसके पहले के टॉपिक था, जब हम आपको डिफरेंसेस पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर ये छूट गया था मुझसे, मैं ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी फॉर दैट उसके लिए। क्योंकि वहाँ पर यहाँ पे जो है कहीं भी ना तो आप माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, ना तो गाल्जी काय देखेंगे, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, ना तो लाइसोसोम
इत्यादि नहीं देखेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें नहीं पाई जाती है। तो देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में झिल्लियों से घिरा हुआ कुछ नहीं पाया जाता या कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। जिसमें कौन कौन है, वो कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो जिनमें जो है जो सेल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो नहीं पाया। गोल्गी एपरेटस या गोल्गी एपरेटस ये भी नहीं पाया जाता, ये भी नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER से डिनोट कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदर्स लाइसोसोम्स एक्सेट्रा ये सब नहीं पाए जाते, ये सब नहीं पाए, दे ऑल आर एब्सेंट। ये सभी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, एब्सेंट है। ABSENT, ये सभी एब्सेंट, नॉट फाउंड। न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, कहीं भी आप इसमें न्यूक्लियस नहीं देख रहे हैं। तो ये एज सच पाया जाता है। जो डीएनए है, मेन डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, वो एज सच खुले में पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है। इसको हम प्रोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, अब कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि इसके ऊपर जो आपका जो हमने बनाया है ये चीज सलवा जिसे कहते हैं, इसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका मटेरियल के जो है मटेरियल पाए जाते हैं सरफेस पे, जो इसको इनकैप्सुलेशन कर देते हैं, इसको कैप्सूल फॉर्मेशन में के लिए मदद करते हैं। मतलब इसको और रेजिस्टेंट बना देते हैं। इसके ऊपर और भी पतली झिल्ली या पतले स्ट्रक्चर्स जो कुछ विशेष रासायनिक यौगिकों के बने होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे जीवाणु को इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये शीत है, कैप्सुलर शीत है, खोल है इसका, एक तरह से कैप्सुलर खोल या शीत ये पाया जाता है। ये इसको और रेजिस्टेंट बनाता है। ताप, दाब, नमी, एंटीबायोटिक्स इत्यादि से इसको और बचाता है। तो ये इसके सेल वॉल के बाहर पाया जाता है ये। और यहीं पर ये भी समझिए, ये मैं ई कोलाई बैक्टीरिया का डायग्राम बना रहा हूँ, इस्चेरिचिया कोलाई का बना रहा हूँ। ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। तो कोलन में पाया जाता है, ह्यूमन। देखिए कोलाई शब्द जो लिया गया है वो कोलन से लिया गया है। हमारे बड़ी आंत का जो हिस्सा है इसको हम कोलन कहते हैं। असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, और उसके बाद रेक्टम होता है, उस कोलन में पाया जाता है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका बड़ा महत्व है। ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूज किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए, या कह सकते हैं जेनेटिक्स को समझने के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है ई कोलाई बैक्टीरिया का। तो इसमें और क्या, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें कहीं कहीं इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम पिलाई या कह सकते हैं। और एक बड़ी सी फ्लैजिला पाई जाती है। ये एक बड़ी सी जो है फ्लैजिला, जिसका कुछ हिस्सा अंदर तक धंसा रहता है। यहाँ प्लेट्स पाए जाते हैं। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये है फ्लैजिला। फ्लैजिलम कहेंगे, अगर सिंगुलर है तो फ्लैजिलम। एक फ्लैजिलम पाया जाता है जो इसको गमन में मदद करता है, चलने में मदद करता है, इसको मूवमेंट के, लोकोमोशन के लिए पाया जाता है। और बाकी सरफेस पे और आउटग्रोथ जैसे फिम्ब्री या पिलाई के नाम से जाने जाते हैं, उनको कहते हैं। तो दो शब्द यहाँ अगर मैं लिख दूं, ये फिम्ब्री है, फिम्ब्री प्लूरल में फिम्ब्री, फिम्ब्रा जो है सिंगुलर में,
या पिलाई, प्लूरल में जो है पिलाई, तो डबल एल, तो ये पाए जाते हैं। तो इनका जो है अलग वर्क है, जो आउटग्रोथ हेयर की तरह, बाल की तरह संरचना पाए जाते हैं, ये अलग तरह के होते हैं, इनके अलग काम है, वो चिपकने के लिए काम आ सकते हैं। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं तो उनको सेक्स पिलाई कहते हैं, या सेक्स पिलाई, जो जिसके तरह से या जिसके थ्रू हो करके एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचता है, तो उनको हम सेक्स पिलाई कहते हैं। तो ये जो है, जो स्ट्रक्चर है वो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसको हमने आपको ई कोलाई बैक्टीरिया को एग्जाम्पल मान करके पढ़ाया या समझाया है। तो अब आप लोग इसको ऐसे ग्रैस्प करिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।